हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम उन सवालों के बारे में बात करेंगे जो कि वेबसाइट के माध्यम से पे करने के बाद पूछे गए हैं। वेबसाइट पर आपको पता है 3 अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी होती है, ईमेल कंसल्टेशन, टेलीफोनिक कंसल्टेशन और एक स्पेसिफिक फैसिलिटी है जिसमें आप अपने हेल्थ इशू के ऊपर डिटेल में बात कर सकते हैं। तो आज हम यहीं पर मतलब वहीं जो लोगों ने बुक किए हैं वहीं से मैं कितनी फंबल क्यों कर रही हूँ हाय, पहले हम इनका सवाल सुन लेते हैं। क्या सवाल है? इन्होंने सवाल पूछा है कि हेलो मैम, कहीं कहीं मेडिसिन के डिस्क्रिप्शन में मिस्टेक हो गई है क्योंकि इन्होंने मतलब टोटल मिला के मेडिसिन के जो नाम है वो गलत लिखे हैं। अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको पीरियड नहीं आते, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। सेकेंडरी एमेनोरिया की प्रॉब्लम है, यानी कि पीरियड का ना आना। सेकेंडरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने लिखा है कि इनको 2014 में फर्स्ट टाइम नेचुरली पीरियड आए थे, नेचुरल तरीके से जैसे आने चाहिए उसी तरीके से पीरियड आए थे। वर्तमान समय में इनकी उम्र 21 साल है, तो 2014 तो अप्रोक्सीमेटली उस समय पर ये 13 या 14 साल के आसपास की रही होंगी। तो नॉर्मली जो मीनार्के होता है, जो फर्स्ट पीरियड होता है, इसको मीनार्के कहा जाता है। तो जो मीनार्के होता है वो 13-14 साल की एज के आसपास ही आता है, मतलब 12 से लेकर 14 साल के बीच में कभी भी आ सकता है। तो दैट मीन कि इनका नेचुरल तरीके से मीनार्के आया था। अब इनको 2014 के बाद में 2016 से इनको कुछ प्रॉब्लम चालू हुई। 2016 से मतलब 2 साल नॉर्मल पीरियड चलने के बाद में अचानक से फिर इनको एमनोरिया यानी कि पीरियड नहीं आने की प्रॉब्लम चालू हो गई। पीरियड नहीं आने की प्रॉब्लम आई तो उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया। गायनेकोलॉजिस्ट ने इनको हार्मोन वाले डॉक्टर के पास में रेफर किया। वहां से इनको हार्मोनल टैबलेट दी गई, जिसका उन्होंने नाम लिखा हुआ है कि इनको 2 टैबलेट दी गई, जिसमें से एक का नाम है ओवोल्यूशन जेड और दूसरे का नाम है लीवोजेन जेड। ये जो दोनों दवाइयां हैं, इनमें से एक दवाई है जो कि हार्मोन्स होते हैं, एक्स्ट्रा सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल के अंदर ओवुलेशन करवाने के लिए दिए जाते हैं, और दूसरा एक सप्लीमेंट है जो कि आयरन का सप्लीमेंट होता है। तो मतलब 2 दवाएं दी गई, एक हार्मोनल टैबलेट दी गई और एक आयरन का सप्लीमेंट दिया गया, जिसके बाद इनको पीरियड आया। ठीक है, ये दवाइयाँ खाई, पीरियड आ गया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री मुझे कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि ये जो बात है वो 2016 की है और जो लॉकडाउन लगा है वो अभी लगा है 2020 में, है ना, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था। तो 2016 से 2020 तक क्या रहा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन इसको हम मान लेते हैं कि मे बी शायद उस टाइम दवाइयाँ चली होंगी तो प्रॉब्लम सही हो गई होगी। टोटल मिला के ऐसा हो सकता है कि दवाइयाँ लेने से इनका पीरियड आया हो, उसके बाद पीरियड नहीं आया हो, ऐसा हो सकता है। उसके बाद जब ये लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के बाद से इन्होंने लिखा है कि इनकी ये दवाइयाँ जो थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई। जो हार्मोन वाले जो डॉक्टर है वो नहीं बैठ रहे थे लॉकडाउन में, जिसकी वजह से इनका जो ट्रीटमेंट है वो बीच में बंद हो गया और उन हार्मोन वाले डॉक्टर के साथ में चेकअप नहीं हो पा रहा। उसके बाद इन्होंने किसी और डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटल का नाम इन्होंने लिखा है लेकिन हम उसको मेंशन नहीं करेंगे कौन से हॉस्पिटल में इन्होंने दिखाया। वहां पर डॉक्टर ने इनका अलग अलग प्रकार के एग्जामिनेशन करवाए, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। उसके बाद में उन्होंने बताया कि इनका जो यूटेरस है, जो इनकी बच्चेदानी है वो छोटी है, जिसकी वजह से इनको पीरियड नहीं आ रहे हैं। और डॉक्टर ने ये भी बोला कि आपको कभी भी पीरियड नहीं आ सकते और पहले भी आपको पीरियड नहीं आए होंगे। तो ये इनको बड़ा अजीब लगा कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपको तो पीरियड आ ही नहीं सकते, जबकि 2014 में इनको नेचुरल पीरियड आए हुए थे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि यार क्या चक्कर है, ये हो क्या रहा है। उसके बाद डॉक्टर ने इनको एक टैबलेट दी जो कि 5 दिन खानी होती थी, जिस दिन आप बंद करते हो उसके 5 दिन के बाद में पीरियड आता है। ठीक है, लेकिन ये दवाई उन्होंने खाई और उसके बाद भी इनको पीरियड नहीं आया। अब इस पर भी इन्होंने ये चीज़ लिखी है कि पिछले 20 दिनों से वो दवाई कंटिन्यू है लेकिन पीरियड नहीं आ रहा है। अब कंटिन्यू का मतलब बंद करने के बाद दोबारा कंटिन्यू करी है या फिर 20 दिन से लगातार खा रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। लेकिन अब ये इनका टोटल मिलाकर केस है और इनका जो थायराइड वगैरह की जो रिपोर्ट्स होती है वो सारी नॉर्मल आई है। अब इस केस के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि यदि आपको मीनार्के आया हुआ है, नेचुरल तरीके से पीरियड आया हुआ है, तो इसका मतलब आपका यूटेरस नॉर्मल है। पहली चीज़ जो आपका शायद सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि कहीं आपके यूटेरस में कोई खराबी तो नहीं है, आपका यूटेरस छोटा है, आप फ्यूचर में आपको पीरियड आएगा नहीं आएगा, हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, वगैरह वगैरह। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव टेंशन होगी, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अगर आपको एक बार नेचुरल पीरियड आए हैं और उसके बाद मेडिसिन से रिस्पॉन्ड करने के बाद में भी आपको पीरियड आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी यूटेरस कंप्लीटली नॉर्मल है। यदि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है तो एटलीस्ट काफ़ी कुछ नॉर्मल के लेवल पर है। अब आपको ये लग रहा होगा फिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि आपका जो यूटेरस है वो स्मॉल साइज का है। मैं उसको थोड़ा सा समझाती हूँ आपको। क्या होता है, कोई भी ऑर्गन है,
सिर्फ यूट्रस की बात नहीं करते, थोड़ा सा अपनी विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा विविड करो, थोड़ा सा बाहर निकालो, अपने शरीर से बाहर निकालो। कई बार क्या होता है ना, जैसे कोई चीज़ है, अभी मेरे पास कुछ है नहीं, हाँ ये एक चॉकलेट का पैकेट है जिसे मैंने अभी खाया था चलिए, जैसे कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ है, अब इसको अगर हम बहुत समय से ऐसे ऐसे करके रख दें और फिर हम उसको भूल जाएं, कहीं पे ये रखा है और भूल जाए, और फिर इसको हम 5-6 महीने बाद निकालें, तो इसका ये जो नॉर्मल शेप है वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, फिर ये वापस नॉर्मल शेप में नहीं आएगा। प्लास्टिक वाली जो चीज़ें होती हैं, जो पॉलीथिन्स होती हैं, यदि हम उसको बहुत समय के लिए कहीं पर रख दें दबा के, वहाँ पर टेम्परेचर भी है, नमी भी है, तो वो आपस में चिपक जाती हैं, है ना। कई बार जो होते हैं कागज़ होते हैं वो चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ में। सेम चीज़ हमारे शरीर में भी होती है, खास तौर से यूट्रस के साथ होती है। यूट्रस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो थोड़ा सा इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे एक यूट्रस की वॉल है, यहाँ यूट्रस की वॉल है, और जो नीचे वाला ये जो हिस्सा है ये वेजाइना का हिस्सा होता है। जो मेंस्ट्रुएशन फीमेल्स में आता है वो यहाँ दोनों साइड बनता है, यहाँ पर एक खून का थप्पा बन जाता है, इस साइड एक खून का थप्पा बन जाता है, यहाँ वेजाइना होती है, और जब पीरियड आते हैं तो ये पूरा खून वेजाइना के थ्रू बाहर निकल आता है। अब किसी किसी व्यक्ति में, किसी व्यक्ति मतलब फीमेल में, ऑब्वियसली बात है, किसी किसी फीमेल में बहुत सारे अलग अलग रीजंस के कारण जो यहाँ पर जो मांस बना है ना, वो अगर प्रॉपर तरीके से उसकी क्लीनिंग नहीं हो पाए, पीरियड रेगुलर नहीं आए, हार्मोनल प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो यूट्रस के अंदर, कई बार यूट्रस के अंदर ना पस और पानी बन के इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से जो यूट्रस है वो आपस में चिपकने लगती है, लेयर है ना, प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग नहीं हो पाई तो वो चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से यूट्रस श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो यदि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि 2014 तक आपको नेचुरल पीरियड आया था, स्टार्ट हुआ था, फिर 2016 तक 2 साल नेचुरल पीरियड आया, उसके बाद पीरियड में प्रॉब्लम आई है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपका यूट्रस तो लगभग नॉर्मल है, लेकिन आपकी बॉडी में हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है, ठीक है। ये हुई आपकी पहली बात, जिसको आप अच्छे से समझ लीजिए। दूसरी बात कि आपने ये जो बताया कि आपने हार्मोनल टैबलेट ली, उससे आपका पीरियड आ रहा था। अब यहाँ पर एक मुझे कन्फ्यूजन है, जो मैंने भी स्टार्टिंग में बोला कि 2016 से लेके 2020 के बीच में आपके साथ क्या हुआ, उस दौरान आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको जनरली जो पेशेंट के साथ होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। हार्मोन्स की जो डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, उसके बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। कुछ तो बीमारियां होती हैं, जैसे थायराइड है, थायराइड में हार्मोन्स की कमी हो जाती है, फीमेल का जो पीरियड है वो गड़बड़ हो जाता है। मॉन्टॉक्स एक टेस्ट होता है, ट्यूबरकुलोसिस, वो आपने लिखा है कि आपका ट्यूबरकुलोसिस भी नेगेटिव आया था, उसमें भी ऐसा हो जाता है। कई बार क्या होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस मॉन्टेक्स में नेगेटिव आता है, लेकिन एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस होता है, यूटेराइन ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, बोन ट्यूबरकुलोसिस होता है। इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो टीबी होती है, उसमें भी यूटेरस श्रिंक कर जाता है, और उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि पीरियड नहीं आता, ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारी साइकोलॉजिकल लेवल के कारण और डाइट के कारण, बाकी सारी चीज़ों के कारण बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। अब जो आपका जो फॉर्म है, उसमें आपने लिखा है कि आपने शुगर खाना छोड़ दिया, आप रेगुलर डाइट लेते हो, आप दालचीनी वगैरह भी उबाल के खा रहे हो कि आपका पीरियड आ जाए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि आप ये सब कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने हार्मोनल इम्बैलेंस वाला आपको चैप्टर पढ़ाया था, जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था। हमारी बॉडी के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके स्ट्रेस लेवल का पड़ता है। आप खाना क्या खा रहे हो, आप इवन अगर कोई व्यक्ति जंक फूड भी खाता है, 24 घंटे जंक फूड खाता है, लेकिन वो मेंटली बड़ा पीसफुल इंसान है, बहुत पॉजिटिव इंसान है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, तो वो जंक फूड भी उसको पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। बहुत अजीब सी बात है, हम हमेशा खाने के ऊपर फोकस करते हैं कि ये खाना पॉजिटिव है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ऐसा खाना चाहिए, वैसा खाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो स्ट्रेस फैक्टर होता है। और आपके फॉर्म से मुझे समझ में आ रहा है कि आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो पहली चीज़ तो आपको स्ट्रेस लेवल कम करना है। और मैं मानती हूँ कि जब ये प्रॉब्लम्स होती है, इतने समय तक दवाइयाँ खाते हैं, तो स्ट्रेस अपने आप हो जाता है, लेकिन यदि आपको ठीक होना है तो स्ट्रेस तो आपको कम करना ही पड़ेगा। अब आपकी ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें, आप अभी वर्तमान समय में अशोक आरिस्ट और एवकेयर जैसी मेडिसिन ले रहे हो। देखिए, एक बात समझिए, हार्मोनल टैबलेट जो आपने ली है ना, जो 5 दिन वाली टैबलेट होती है, सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास में जाना है, और कोई स्पेशली हार्मोन स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जा सकते हो। इवन अगर आप कोई आपके यहाँ पर मेरे जैसा टाइप का डॉक्टर हो ना, जो कि आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों को थोड़ा सा समझता है और पेशेंट की जरूरत के हिसाब से दोनों का इस्तेमाल कर लेता है,
क्योंकि मुझे ये जो ऐसा कोई वो नहीं है कि पेशेंट को आयुर्वेद से ही ठीक करना है, पेशेंट को एलोपैथी से ही ठीक करना है। पेशेंट के लिए जो भला हो वो करना चाहिए। बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर होते हैं जो ये चीज़ करते हैं, कहीं कहीं पर एलोपैथी का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आपके पास इस प्रकार का कोई आयुर्वेद डॉक्टर हो तो प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट करिए। आपको करना क्या है, पहली बात तो आपको पीरियड को इंड्यूस कराने वाली ये जो हार्मोन की एलोपैथी वाली टैबलेट होती है ये आपको लेनी पड़ेंगी, जो कि आपने बताया कि आप 5 दिन ले रहे हो लेकिन उसके बाद आपका पीरियड नहीं आया। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। अब इसका प्रोटोकॉल क्या रहता है, यदि किसी फीमेल में 5 दिन तक टैबलेट का इस्तेमाल करने के बाद पीरियड नहीं आते तो 5 दिन इस्तेमाल करने के बाद अगले 10 दिन तक वेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने किसी भी महीने की 1 तारीख से दवाई लेना चालू किया तो 1 से लेकर 5 तारीख तक आप दवाई खाओगे, एक एक गोली सुबह शाम। 5 तारीख के बाद उसको बंद कर दोगे तो आपका जो पीरियड है वो 15 तारीख के आसपास तक आ सकता है। ठीक है, ये होता है प्रोटोकॉल। लेकिन यदि किसी फीमेल का नहीं आया तो फिर क्या किया जाता है, आपको उन्हीं डॉक्टर के पास वापस जाना है जिसने दवाई दी है। फिर वो जो दवाई दी थी उसकी डोज बढ़ा कर देंगे। पहले एक एक गोली सुबह शाम दे रहे थे, अब वो उसको और ज्यादा मात्रा में करेंगे। एक एक गोली दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, और हो सकता है पहले 5 दिन तक के लिए दी थी उसको अब 7 दिन तक के लिए कर दें। तो आपको वापस उन डॉक्टर के पास जाना है। वो डॉक्टर आपको ये वाली टैबलेट देंगे जिसकी डोज आपको बढ़ा कर देंगे। ब्रांड चेंज करके दे सकते हैं, कई बार कोई ब्रांड होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, दूसरी कंपनी का ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपको ये टैबलेट देंगे। ठीक है, आप इनका इस्तेमाल करोगे, 7 दिन तक आपको इस्तेमाल करना रहेगा। एक एक गोली दिन में 3 बार वो डोज बढ़ाएंगे। मेडिसिन का नाम कंटेंट मैं आपको नहीं बता रही हूँ, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास पर्सनली जाना पड़ेगा। पर करना क्या है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। जब वो ये दवाइयां देंगे उसके बाद 3 बार प्रयोग करने के बाद ज्यादातर विड्रॉवल ब्लीडिंग होती ही है। ठीक है, ये आपको करना है वहां पर। इसके साथ में आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से कांटेक्ट करिए तो वो आम पाचक वाले द्रव्य देंगे, जो आपके यूटेरस के अंदर जो लाइनिंग बन गई है जिसकी वजह से यूटेरस इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, उस लाइनिंग को खत्म करने के लिए आम पाचन वाली द्रव्य देंगे। अब आम क्या है, ये लर्निंग आयुर्वेद में मैं आपको समझा चुकी हूँ। हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन बनते हैं वो कहीं ना कहीं सेल के ऊपर जमा हो जाते हैं और फिर वो उसके जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं ना उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो आम पाचन वाले द्रव्यों का यहाँ पर आपको प्रयोग किया जाएगा। आम पाचन में कुटजारिष्ट हो सकता है, कुटज घनवटी का प्रयोग कर सकते हैं, जीरका रिष्ट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये यूट्रस के लिए बहुत अच्छा होता है। दशमूल क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार की मेडिसिन है जिनका प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की जब आप दवाई लोगे तो उससे आपका पीरियड वापस स्टार्ट हो जाएगा। डेफिनेटली 90% चांस है कि आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। 10% का डाउट हमेशा रहता है। मेडिकल लाइन में कोई भी डॉक्टर आपको गारंटी नहीं दे सकता। अब एक बार जब आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको वापस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद वो हार्मोन इंड्यूस कराने के लिए बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से हार्मोन निकले, इसके लिए फिर से हार्मोनल टैबलेट देंगे। अब आप थोड़ा सा फिर से इमेजिन करो, जो 4 व्हीलर होती है, गाड़ी होती है, कोई भी अच्छी खासी कोई भी लग्जरी कार आप सोच सकते हो। मान लो वो गाड़ी कभी खराब हो जाए तो क्या करना पड़ता है। एक गाड़ी है जिसके अंदर 4-5 लोग को बैठाकर वो पहाड़ भी चढ़ सकती है, लेकिन कभी कभी जब वो गाड़ी खराब हो जाती है तो 4-5 लोगों को मिलाकर उसको धक्का देना पड़ता है। वो थोड़ा सा उसको धक्का देते हैं, 100 मीटर धक्का देते हैं, उसके बाद इंजन एकदम से भूत 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 करके स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी में भी सेम चीज होती है। कई बार जब बॉडी प्रॉपर तरीके से हार्मोन्स नहीं निकाल पाती तो फिर उसको बाहर से हार्मोन्स देने पड़ते हैं। ये हार्मोन्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाते हैं, फिर वो आपकी बॉडी को साइकिल को सेट करते हैं। 3-4 महीने में आपकी बॉडी की साइकिल वापस सेट हो जाती है। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। आपको पहले तो उन डॉक्टर के पास वापस जाना है जिन्होंने आपको हार्मोनल टैबलेट दी थी, उनसे बात करनी है कि आपने हमें जो दवाइयां दी है उससे हमें पीरियड नहीं आया, तो वो इस दवाई को, जो 5 दिन वाली दवाई है, उसकी डोज बढ़ा देंगे, उसको ज्यादा मात्रा में देंगे। उसके बाद आपको पीरियड आ जाएगा। जब पीरियड आ जाएगा तो आपको वापस डॉक्टर के पास जाना है। उसके बाद वो पीरियड साइकिल को रेगुलेट करने के लिए दवाइयां देंगे। ठीक है, अब एक चीज और, यहाँ पर इन सारे केस में आयुर्वेद का ट्रीटमेंट फिक्स नहीं रहेगा। फिक्स नहीं रहेगा का मतलब यह है कि जब शुरू में आपको पीरियड नहीं आ रहा है उस टाइम पर आपको आम पाचन द्रव्य दिए जाएंगे। आप अशोका रिष्ट का प्रयोग कर रहे हो, यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं आने वाला, मत करो, नुकसान करेगा। आप जो हिमालय की एव केयर मेडिसिन हो उसका प्रयोग कर रहे हो, वो भी नुकसान करेगा। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, एव केयर के आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे ना, उसमें भी लिखा रहता है, आयुर्वेदिक दवाई में तो पहले से इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं ज्यादातर, उसमें लिखा रहता है कि अत्यार्तव की चिकित्सा में काम करता है।
अशोक जो मेडिसिन होती है ये स्तंभक होती है, ये ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनको बहुत ज़्यादा पीरियड आता है, 8-8 10 दिन तक पीरियड आता रहता है, पीरियड बंद नहीं होता, एक दिन में बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस होता है, ऐसे पेशेंट को दी जाती है। तो आपके केस में अशोकारिष्ट बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेगी। आपको शुरू में स्टार्ट करवाने के लिए ऐसे द्रव्य दिए जाएंगे जो कि आम पाचन करते हैं, जैसे कि जीरकारिष्ट का प्रयोग कराया जा सकता है, दशमूलघात का प्रयोग कराया जा सकता है, कुटज घनवटी का प्रयोग कराया जा सकता है, हो सकता है जरूरत के अनुसार बसंत कुसमाकर रस का भी प्रयोग कराया जाए या मकर ध्वजवटी का प्रयोग कराया जाए, लेकिन ये आयुर्वेद डॉक्टर से जब आप चेकअप कराओगे वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद जब आपका पीरियड आ जाएगा, पीरियड को मेंटेन रखने के लिए आपको शतावरी का प्रयोग कराया जा सकता है, उस टाइम पर आपको कुमारी आसव का प्रयोग कराया जा सकता है, उस टाइम पर आपको चंद्र प्रभावटी और शिलाजत्वादि लोह का प्रयोग कराया जा सकता है। ठीक है, ये अलग अलग मेडिसिन है जो अलग अलग साइकिल के, मतलब अलग अलग पीरियड के अलग अलग जो स्टेज होते हैं वहां पर ये मेडिसिन चेंज होती रहती है। तो यहाँ एक ट्रीटमेंट फॉलो नहीं होगा, आपका डायरेक्शन आपको क्या लेना है ये मैंने आपको बता दिया। और हाँ, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, स्ट्रेस लेवल आपको बिल्कुल कम करके रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। अननेसेसरी दालचीनी और ये सब खाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है, ये ध्यान रखो, आपको दिन में 3 बार नेचुरल खाना खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल खाना खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर मेडिटेशन करिए, प्रतिदिन पेट के ऊपर नारियल तेल की मालिश करिए, रात को सोने से पहले पैर के तलवों में तेल की मालिश करने के बाद ही सोना है। अब ये जो पूरा केस हुआ ये 90% के लिए हुआ। रिमेनिंग 10% में ऐसा हो सकता है कि आपके यूटेरस में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो या फिर कोई भी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी हो, है ना, जो कि अडल्ट एज में आकर वापस आई हो, है ना। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका जो बीज होता है, जो बीज रूप में जो बीमारी होती है वो तो जन्म से ही लग जाती है, लेकिन उसका जो मैनिफेस्टेशन होता है, जो बीमारी निकल कर आती है वो कई बार अडल्ट एज में आती है। हो सकता है 10% में आपको ऐसी कोई बीमारी हो। यदि कोई ऐसी कंडीशन है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ लो। क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति जन्म से अंधा हो तो वो हैंडल कर लेता है, हाथ पैर खराब हो जाए तो भी लोग हैंडल कर लेते हैं, लेकिन किसी औरत के लिए माँ नहीं बन पाना, पुरुष के लिए पिता नहीं बन पाना सामाजिक रूप से बड़ा प्रेशर वाली चीज़ होती है। तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगी, ये प्रेशर है, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, मेरी सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन एडवाइस मेरे लिए यही आपके लिए यही है कि प्लीज़, यदि ये 10% वाला केस है कि किसी कारण से आपका यूट्रस काम नहीं कर रहा है, किसी भी हेल्थ कंडीशन के कारण से, तो बेटर है आप उसको एक्सेप्ट करो और अपनी ज़िंदगी में किसी और डायरेक्शन में, दूसरी चीज़ में, अपने कैरियर और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करो। लेकिन ये रिमेनिंग 10% का छोटा सा चांस है। 90% चांसेस ये है कि चूंकि आपको नेचुरल आया हुआ है और बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड भी अच्छे तरीके से कर रही है, तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं है। 90% चांसेस पॉजिटिव में है, 10% का जो रिस्क है वो हमेशा ही रहता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये सारा जो मैंने डिटेल समझाया है वो समझ में आ गया हो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा हो, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। यदि कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। यदि कोई और बात हो तो आप पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, जिसमें आप और डाउट क्लियर कर सकते हैं। ईमेल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, उस पर भी थोड़ी बात कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।